हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ फ्रैंकली विद फजल। आप सबका यहाँ पे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस टॉपिक को जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है कोर्टरूम टू कैबिनेट लॉयर शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। इसके लिए आज के हमारे गेस्ट जो है, ही इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कोर्टरूम। ही इज सर्विंग एज करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने एज अ कैबिनेट मिनिस्टर भी सर्व किया है इन द इंडियन कैबिनेट एज द INB मिनिस्टर, एंड ही इज जस्ट सक्सेसफुली कम फ्रॉम दिस टूर ऑफ रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें वो अलग अलग कंट्रीज गए, अफ्रीका गए, इथियोपिया गए और अलग अलग और कंट्रीज गए और इंडिया का मैसेज उन्होंने पहुंचाया और पाकिस्तान के टेररिस्ट टैक्टिक्स भी एक्सपोज किया। तो हियर बाय आई वेलकम मिस्टर मनीष तिवारी। सो अब हम इस पॉडकास्ट के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम कोर्टरूम टू कैबिनेट lawyer shaping public policy. Sir, you have been part of our courtrooms. You are a practicing lawyer. Now you are a member of parliament, like from Chandigarh. Sir, तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल में which space the parliament or the courtroom has the potential to change India's future in the coming 10 years? देखिए फजल जी, इसमें दो तीन पहलू है। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान ने हर संस्था को, हर अदारे को एक मुनासिब अपना दायरा दिया है। और उस दायरे में जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, जो आपकी न्यायपालिका है और जो आपकी संसदीय संस्थाएं हैं, वो काम करती। और इस समन्वय से ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ दशकों में हुआ ये है कि जो संसदीय संस्थाएं हैं उनका वर्चस्व कम हुआ है, और उसका कारण ये है कि एक तो संसदीय संस्थाओं के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने आचरण से इन संस्थाओं का स्तर गिराया है, और दूसरा जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये जो हम कानून लेके आए थे 1985 में, वो खरीद फरोख्त को तो रोक नहीं पाया। और ये जो आया राम गया राम का सिलसिला है, वो पहले रिटेल हुआ करता था, फिर होलसेल बना, अब सुपरमार्केट लेवल पे आ गया है। तो पर उसके साथ साथ ये हुआ है कि इस कानून की वजह से जो संसद में एक डिबेट की स्पेस है, एक वाद विवाद की स्पेस है, वो कम हुई। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन संसदीय संस्थाओं को और सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिप ड्रिवन टिरनी द स्पेस फॉर conscience, constituency and common sense has completely been emasculated in our legislative institutions. So therefore, under those circumstances, जो आने वाले भविष्य है या आने वाले 10 साल है, उसमें संसदीय संस्थाओं को और सुदृढ़ और मजबूत और ताकतवर और उनमें एक नया रक्त संचार करने की जरूरत है। So, आप जैसे in the parliament, what do you think the parliament needs more lawyers or fewer lawyers? Because अभी के टाइम पे I think in the Lok Sabha, from like you are practicing, but then in Rajya Sabha there's Mr. Sibal, Dr. Singhvi, P. Chidambaram sir, and from the other side there's I think Basuri Swaraj. So what do you think? The question is that basically, do you think there should be more lawyers being the part of the parliament? लाइक लॉयर्स को ज्यादा होना चाहिए पार्लियामेंट में, उनकी संख्या कम होनी चाहिए? नहीं, जितने ज्यादा वकील होंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जब आप वकालत की पढ़ाई करते हैं तो आप भारत के संविधान को भी पढ़ते हैं, आप कानून को भी पढ़ते हैं, आप कानून का विश्लेषण भी करते हैं, उसका व्याख्यान भी करते हैं। उसमें और बाकी मुल्कों के कानूनों में जो फर्क है, जो लीगल सिस्टम्स में फर्क है, न्यायपालिका में फर्क है, उसको अपने संज्ञान में लेते हैं। तो इससे आपकी एक सोच और समझ बनती। और संसद का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए कानून बनाना है। तो जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, अगर वो संसद में रहेंगे तो भारत की जो संविधान के मूल सिद्धांत हैं, जिसमें आपके समाजवाद शामिल है, धर्मनिरपेक्षता शामिल है, पंथ निरपेक्षता शामिल है,
उसके अलावा लोकराज शामिल है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों की हम रक्षा और सुरक्षा करने में और काबिज और कामयाब होंगे। इससे कनेक्टेड सर एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपका सर, if we see your career, you have been part of the politics since your college days, like since Punjab University. So, but today's, so can you tell like that, because हम लोग को क्या लगता है, the youth thinks there's a cynicism in the youth, कि that politics is a very dirty game and law is very slow. Like to get justice in this country is very slow, and the policy making is the game of the elitist. मतलब for of the big players, ये बड़े लोग ही पॉलिसी मेकिंग में होते हैं। तो सर आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो ये जो हमारी सोच है दैट पॉलिटिक्स इज डर्टी, लॉ इज स्लो एंड पॉलिसी मेकिंग इज द गेम ऑफ द एलिटिस्ट, तो क्या ये जो आज की यूथ की सोच है, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हद तक लोगों की ये सोच है कि लॉ जो हमारा है वो स्लो है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम फुल ऑफ करप्शन एंड पॉलिसी मेकिंग इज अ गेम ऑफ द बिग प्लेयर्स। सो ये क्या सोच सही है या गलत है सर? देखिए, आपने एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी उंगली रखी, और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविकता ये है, और मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी 10वीं क्लास खत्म की तो मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम में रहे थे पंजाब में। उसको प्रजामंडल की लहर कहते हैं, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ जो रियासती बादशाह थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसे प्रजामंडल की लहर के तहत उसको दर्शाया जाता है। और वो वकील भी थे, बैरिस्टर थे। तो जब मैंने अपनी 10वीं क्लास खत्म की, और उन दोनों +2 नहीं हुआ करता था, 10वीं के बाद आप सीधे कॉलेज जाते थे, प्री यूनिवर्सिटी करते थे। तो मैं अपने नाना नानी के घर पे था, तो मेरे नाना जी दोपहर को आए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। तो मेरे से पूछा कि भाई कितने नंबर आए 10वीं में? तो मैं कहा जी 65%, और उस समय 65% बहुत बड़े नंबर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको अपने क्लब लंच करा के लाता हूँ। तो मेरे को चंडीगढ़ क्लब ले गए। मेरे को पूछने लगे कि तुमको क्या बनना है जिंदगी में? तो मैं कहा मेरे को वकील बनना है। तो उनकी मुझे आज भी बात याद है कि 1980 से अब तक 45 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात याद रखना, अदालतों में इंसाफ नहीं होता, फैसले होते हैं। दे आर डिसीजंस इन कोर्ट्स, नॉट जस्टिस। और ये हमारी न्यायपालिका की भी विडंबना है कि अगर आप देखो कि हमारी न्यायपालिका में द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। यस सर। भी अगर आपका मुकदमा कोई शुरू हो गया तो आपकी अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी वकीलों को फीसी देती रहेगी और उस न्यायपालिका के की चक्की में पिसती रहेगी। इसको बदलने की जरूरत है। जहां तक सियासत का सवाल है, और ये 1970 और खासकर 1960 और 70 के दशक की पैदाइश है। उन दिनों इस देश में जो छात्र आंदोलन है, युवा आंदोलन है, बहुत सशक्त हुआ करते थे। NSUI, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, बहुत ही मजबूत इकाई थी। RSS के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थी और आज भी है। जो वामपंथ की संस्थाएं थी, SFI और DYFI और AISF और AIYF, वो भी बहुत सशक्त थी। इसी तरह से जो समाजवादी संगठन थे, SYS और बाकी समाजवादी युवजन सभा, ये भी बहुत सशक्त संगठन थे। तो एक बहुत ही विचारात्मक लड़ाई हुआ करती थी। और उन दशकों में बहुत से लोग सीधे छात्र आंदोलन से जो राजनीति की मुख्य धारा है उसमें आ गए, संसद के सदस्य बन गए, विधानसभाओं के सदस्य बन गए। उन्होंने कोई अपना एक इंडिपेंडेंट करियर नहीं एस्टैब्लिश किया, और उनको देखते देखते बहुत सारे और ऐसे लोग भी इन संस्थाओं के सदस्य बन गए। तो मेरी हर नौजवान को यही राय रहती है, हमारे जो नौजवान साथी हैं जो सियासत में आना चाहते हैं, कि पहले अपने 2 पैरों पे खड़े हो, पहले अपना करियर एस्टैब्लिश करो, उसके बाद सियासत आपको ढूंढेगी। आपको सियासत को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटिक्स विल चेज यू, यू विल नॉट हैव टू चेज
पॉलिटिशियंस। दूसरी हमारी विडंबना ये है कि ये जो हमारा लोकतंत्र का ढांचा है, वो लोकतंत्र का ढांचा की जो बुनियाद है, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र के नाम पे कुछ भी नहीं है। व्हाट आई कॉल दे आर एब्सोल्युटली ossified and closed structures which underpin our democratic edifice, और इनको लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है, जिनसे आम लोगों को भी, जो आम युवा है, उसको भी इसके अंदर आने का मौका मिले। अब जैसे कई संगठनों में जो नौजवानों से जुड़े हैं, वहां पे चुनाव होते हैं और उसमें खर्चा इतना होता है कि आम घर का नौजवान उसमें आ ही नहीं पाता है। तो इसलिए इस चीज को, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एक बहुत ही इमेजिनेटिव तरीके से खोलने की जरूरत है। और जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ये आपकी बात सही है कि जब से भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ है और वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, उसमें जो बड़े घराने हैं या जो इंडस्ट्री है, उसकी दखल नीतियां बनाने में बढ़ी है। अगर आप आज भी देखो कि जब भी किसी वजीर को, किसी मंत्री को कहीं सी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात कहनी होती है, तो सीआईआई के प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिक्की के प्लेटफॉर्म पे जाता है, एसोचैम के प्लेटफॉर्म पे जाता है, किसी कोई गरीब आदमी के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जाता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जो आपके पॉलिटिकल और सोशल स्पेस में ऐसे प्लेटफॉर्म पहली बात तो बने नहीं, जो बने थे वो बचे नहीं, क्योंकि इन सबको चलाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, तो कोष की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो जो प्लेटफॉर्म्स है, वो जो स्ट्रक्चर्स है सोशल स्पेस में, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं। उनको रिवाइव करने की जरूरत है, जिससे कि जो आम आदमी का पर्सपेक्टिव है, वो आम आदमी का पर्सपेक्टिव, वो उसका परिप्रेक्ष्य है, उसका परिप्रेक्ष्य भी नीतियों के ऊपर उतना ही प्रभाव डाले जितना जो भारत के लघु जगत है उससे जुड़े हुए ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर नौजवानों में इसको लेके सिनिसिज्म है, तो सिनिसिज्म गलत नहीं है, पर क्षमता भी तो उन्हीं में है इस चीज को बदलने की, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे, बाहर रह के कोई चीज नहीं बदली जा सकती। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं that you need to go down into the weeds and get your hands dirty. Until the time you don't get your hands dirty, things are not going to change. Yes. And so therefore the young have to shed that cynicism, they have to build a career for themselves, and they have to also keep a very keen eye that ultimately they are stakeholders in the system. और उनको ये जो व्यवस्था है, जो उनको लगती है कि इसके कुछ अंश खराब हैं, उनको बदलने की जरूरत है। इससे जुड़ा सर एक दूसरा सवाल है, जैसे अगर मान लिए एक 22 साल का लड़का है, लड़की जो लॉ पढ़ रहा है या जो लॉ की पढ़ाई खत्म की है जिसने, वो उसको पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनना है, तो सर वो कहाँ जाए? वो क्या कोई, जैसा आपने कहा, फर्स्ट ही और शी शुड स्टैंड ऑन हिज फीट और हर फीट, तो वो क्या करे? वो किसी पार्टी ऑफिस जाए, वो कोर्ट्स में अपनी पढ़ाई पहले सही से करे, अपनी वकालत सही से करे, या फिर वो यूपीएससी का पेपर जाके दे दे? देखिए, यूपीएससी का तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि अगर भारत के आगे बढ़ने में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो भारत की नौकरशाही, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेटस्ट कोएस्ट इंस्टीट्यूशन व्हिच वी अनफॉर्चुनेटली इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश एंड वी हैव परपेचुएटेड इट। देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर कोई 22-23 साल का लड़का है या लड़की है, पढ़ाई करने के बाद पहले तो उनको अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहिए। अगले 20 साल, 40-45 साल की उम्र तक उनको सियासत की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जब उन्होंने एक बारी अपने दोनों पैर पे खड़े हो गए, उनके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एक सोर्स ऑफ इनकम हो, तो फिर उनको सियासत में आना चाहिए। पर उसके साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिसी में, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पब्लिक पॉलिसी में एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और सोशल साइंसेज में, तो उनके लिए जो ये हमारे थिंक टैंक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं,
और अब काफी सारी भारत में इनका वर्चस्व बढ़ा है। तो इनके माध्यम से भी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बन सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि नीति सरकार बनाती है, और सरकार में खासकर जो नौकरशाही है या बाबूशाही है, वो बाबूशाही ये मानती है कि दुनिया का सारा विजडम उनके पास है, कि वे जितनी इंटेलिजेंस है, जितना विजडम है, सारा ही उनमें समाया हुआ है, और वो किसी बाहर की रचनात्मक चीज को भी सरकार के संज्ञान में आने से रोकते हैं। तो इसलिए अगर आपको पॉलिसी इन्फ्लुएंस करनी है, तो अगर आप नौकरशाही में नहीं है, बाबूशाही में नहीं है, तो जब तक आप सरकार में वजीर नहीं है, तो आप पॉलिसी नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, क्योंकि आपकी जो संसदीय प्रणाली है, वो संसदीय प्रणाली को ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके माध्यम से इतना कमजोर कर दिया गया है कि उसका जो बुनियादी एक रोल है, वो बुनियादी रोल वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती, क्योंकि अब कोई नया कानून है, कौन लिखता है कानून? मंत्रालय में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी कानून लिख देगा, फिर उसका एक ब्रीफ मंत्री जी को दे दिया जाएगा, मंत्री जी जाके उसको प्रस्तुत कर देंगे लोकसभा या राज्यसभा में, और फिर व्हिप जारी हो जाएगा, जो सरकार में बैठे हैं उसके हक में वोट डाल देंगे, जो विपक्ष में बैठे उसके खिलाफ वोट डाल देंगे। और इसीलिए जब 2 बजे हाउस मिलते हैं, दोनों हाउस मिलते हैं, तो इतने लोग भी नहीं रहते कि कोरम पूरा, और जो विप्स हैं दोनों तरफ के, उनमें एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है कि कोई कोरम की डिमांड नहीं करेगा। ये पहले नहीं था। एंटी डिफेक्शन से पहले 1985 से पहले सिर्फ आपको विपक्ष से बात नहीं करनी पड़ती थी, अपने लोगों से भी बात करनी पड़ती थी। आपके मंत्रियों को एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता था अपने लोगों के साथ भी कि यह नीति ठीक है कि नहीं है। और क्योंकि हर सांसद को ये मालूम रहता था, या विधानसभा के सदस्य को ये मालूम रहता था कि मेरी वोट की कीमत है, ये किसी विप के कारण मैं वोट नहीं डालूंगा, तो वो पढ़ के आते थे, अपना कंट्रीब्यूट करते थे। आप अगर 1985 से पहले के पार्लियामेंट के डिबेट्स पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक, इतने रिच डिबेट्स हैं, क्योंकि लोगों का एक स्टेक था, उनको एक लगता था कि भी हाँ, मेरी वोट का महत्व है और मैं इसके खिलाफ भी वोट डाल सकता हूं अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है। वो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ ने खत्म कर दी, जो मैं कहता हूं कि कॉन्शियंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉमन सेंस को बिल्कुल समाप्त कर दिया। Okay. So next question relating to this is like, should the policy makers जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए टू द पब्लिक विल, मतलब जो पब्लिक चाहती है, जो सोचती है। जैसे फार्म लॉज आए थे, जो फार्म लॉज के टाइम पे आपको भी याद है, यू वर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, सही थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से वो पास भी नहीं हुए थे, लेकिन कुछ लोग अपनी जान गंवानी पड़ी, मतलब लाइक वो शहीद हो गए थे। तो शुड पॉलिसी मेकर्स बी अकाउंटेबल टू द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो जनवरी 2014 में यूपीए की सरकार एक नीति लेके आई थी जिसे कहते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, और वो पॉलिसी आज तक भी बरकरार है। उसके तहत किसी भी कानून को बनाने से पहले आपको एक पब्लिक कंसल्टेशन इनिशिएट करना अनिवार्य है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पिछले 11 वर्ष में उस चीज को क्रियान्वित नहीं किया गया। तो कुछ कानूनों के ऊपर, कुछ नीतियों के ऊपर कंसल्टेशन हुई है। जैसे जब टेलीकॉम में कोई नीति बनती है, कानून बनता है, तो TRAI कंसल्टेशन करता है, क्योंकि वो एक एक्ट के तहत मैंडेटरी कंसल्टेशन है, पर बाकी कंसल्टेशंस नहीं होती। और इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, इस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी को एक कानून का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि आपके ये कंसल्टेशन अनिवार्य हो और लोगों की जो राय है उस राय को भी संज्ञान में लिया जाए पॉलिसी बनाने से पहले। इसके साथ साथ एक चीज और भी है, देखिए, हर नीति जो आप बनाते हैं, वो हर नीति ये जरूरी नहीं है कि लोगों की इच्छा अनुसार हो। अगर कभी कभी देश हित में कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए, भारत की जनसंख्या आज 140 करोड़ हो गई, एक जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत की जो भूमि है, दुनिया
दुनिया के क्षेत्रफल में वो सिर्फ 60 से 70 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर सकती है। आप उससे डबल जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है और जो बढ़ती जा रही है, उसको आज आप खाना भी खिला रहे हैं, आप बाकी सहूलतें भी दे रहे हैं, आप नौकरियां भी दे रहे हैं, तो ये एक अनसस्टेनेबल चीज है। अब इमरजेंसी के बाद कोई भी जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न को छूना भी नहीं चाहता, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी वांट्स टू टच इट विद अ बार्ज पोल। बट वास्तविकता ये है कि जब तक हमारी जो जनसंख्या है उसको हम स्टेबलाइज नहीं करेंगे, ये जो मॉडल है ये अनसस्टेनेबल है। आप जितना मर्जी आर्थिक विकास कर लो, जितना मर्जी आप जीडीपी का ग्रोथ 8-9% पे रख लो, आप it's like running on a treadmill. You're standing in the same place and running. तो इसलिए अब इसके ऊपर अगर कोई सरकार फैसला करेगी, जब भी करेगी, तो फैसला कठोर होगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा, पर कभी कभी ऐसे कठोर फैसले भी देश हित में करने जरूरी होते हैं। अब एक आजकल मैं जुडिशरी पे थोड़ा जानना चाहूंगा। आजकल आपको पता है कि यशवंत वर्मा, जो फॉर्मर यशवंत वर्मा सर, हु इज द फॉर्मर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, उनके खिलाफ एक कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ। So how do you feel like what is happening in the judiciary, and what do you feel about this situation that has come up recently against Mr. Yashwant? देखिए, इसके तथ्य साफ नहीं है। हाँ, एक इन हाउस कमेटी चीफ जस्टिस साहब ने बनाई थी, उसने एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट औपचारिक तौर पर तो सार्वजनिक नहीं की गई है, उसके कुछ अंश इधर उधर अखबारों में छपे हैं, पता नहीं कि वो अंश उन अखबार वालों को किसने दिए हैं। पर बुनियादी बात यह है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उस रिपोर्ट को संसद के पटल के ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक अनौपचारिक कार्रवाई है, वो एक इन हाउस प्रोसीजर है। जो औपचारिक प्रोसीजर है वो तो इम्पीचमेंट मोशन से शुरू होता है कि भाई आपके 50 एमपी खड़े होके लोकसभा या राज्यसभा में कहते हैं कि इस जज में या इस न्यायाधीश में हमारा विश्वास नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है, फिर उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई होती है। तो ये जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है, किसी भी इम्पीचमेंट मोशन को लाने से पहले इसको सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, सदन के पटल पे रखना चाहिए कि हर सांसद उसको ठीक तरह से पढ़ ले। क्योंकि देखिए, आपके नॉर्मल लेजिस्लेशन और इम्पीचमेंट में फर्क है। और ये बात मैंने जब महुआ मित्रा को सदन से निकाला गया था, गलत तरीके से निकाला गया था, मेरी उस समय भी मैंने ये बात कही थी, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को रास नहीं आई थी, कि आप जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इट कैन नॉट बी अ लिंच मॉब, यू कैन नॉट इशू अ व्हिप, क्योंकि हर आदमी, क्योंकि उस टाइम पे संसद एक न्यायपालिका की तरह बैठती है, एज अ जुडिशियल बॉडी और एज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, राइट। सो एक न्यायपालिका के रूप में संसद बैठती है और हर व्यक्ति को अपना फैसला खुद करना जरूरी है। तो अगर आप व्हिप इशू कर देंगे कि भाई हमारे सांसद इसके हक में वोट करेंगे और कई सांसद खिलाफ वोट करेंगे, ये तो ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस है, ये तो आप जो न्याय की प्रक्रिया है उसके पर कच्चे उड़ा रहे हैं। तो इसलिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि जो भी वो इन हाउस कमेटी ने जो उसके निष्कर्ष हैं, जो भी उसकी कार्रवाई रही है, और उसमें बहुत ही संजीदा और बहुत ही जिम्मेवार जो न्यायाधीश हैं, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जज उसके सदस्य थे, तो उनकी जो भी निष्कर्ष है, जो भी उनकी रिपोर्ट है, उसको औपचारिक तौर पर सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे इस केस में से बहुत मीडिया ट्रायल हुआ, सो यू हैव बीन एन आईएनबी मिनिस्टर आल्सो, तो सर आपको क्या लगता है कि जो मीडिया ट्रायल होता है उसमें कोई पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए आनी चाहिए? बिकॉज समटाइम्स आई बिलीव समटाइम्स मीडिया ट्रायल also influences judicial trial. Do you think that? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 20 बार ये मीडिया ट्रायल्स के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही कठोर
शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें एक समन्वय की जरूरत है, क्योंकि धारा 19 है संविधान की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां से फ्रीडम ऑफ प्रेस डिराइव होती है, क्योंकि भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान के की तरह आपके कोई एक्सप्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है नहीं। और उसके दूसरी तरफ ये है कि हर व्यक्ति को एक निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया उसका मूलभूत अधिकार है। द राइट टू जस्टिस, द राइट टू फेयर जस्टिस, द राइट टू अ फेयर जुडिशियल प्रोसेस is an inalienable natural right of every human being। इसके बीच में एक समन्वय की जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आपका मीडिया है वो अपनी टीआरपीज के लिए, अपने पैसे के लिए इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आता है। और एक बार ही नहीं, आप पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी ऐसा कोई वाक्य हुआ है तो जो मीडिया का रोल रहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। और इसके ऊपर इसीलिए उच्चतम न्यायालय को एक बार नहीं, निरंतर लगातार टिप्पणी करनी पड़ी है। तो अब इसका क्या समन्वय हो सकता है कि जब कोई जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है तो क्या आप मीडिया को बिल्कुल ही उसको रिपोर्ट करने से मना कर दें? अच्छा, उसमें भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की पॉसिबल गुंजाइश है, क्योंकि फिर तो सरकार किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर करके और जो एक उसके पास माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने तक का, प्रेस, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो इसका समाधान यही है कि आपको एक सशक्त मीडिया काउंसिल बनाने की जरूरत है, जो उसकी एक स्टैट्यूटरी अंडरपिनिंग हो, उसको एम्पावर करने की जरूरत है और उसमें इंडिपेंडेंट लोग रखने की जरूरत है, जिससे कि जो मीडिया हाउसेस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो मेजर फिड्यूशरीज हैं उनके खिलाफ 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी का प्रावधान है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पेक्यूनरी आपके पेनल्टीज, और कि अगर मीडिया काउंसिल रिकमेंड करे कि भाई इनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए या खारिज कर दिया जाए तो रिकमेंडेशंस अनिवार्य हो। अब एक और सवाल पे, जैसे फीमेल पार्टिसिपेशन पे आते हैं, जैसे इन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द डेटा आई थिंक देयर आर ओनली 12.83% ऑफ female participation. In courts, according to the Ministry of Law and Justice, there are only about 15% of female participation in courts. मतलब female participation, like female lawyers are only 15% according to the data of the Ministry of Law and Justice that was submitted to the Parliament in 2021. उसके बाद कोई डेटा नहीं है। So how can we increase the female participation? I think एक बिल भी आया था जो यूपीए के टाइम पे मिसेस गांधी लाई थी, 33% फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। आई थिंक वो पास भी हो गया, आई थिंक वो 2026 से लागू होगा। तो एक तो वो है, लेकिन सर और क्या हो सकता है कि कोर्ट्स में और पार्लियामेंट में फीमेल पार्ट? देखिए, इसके एक स्टेटिस्टिक आपको और ऑब्टेन करना चाहिए कि आपके लॉ स्कूल्स में चाहे 5 ईयर कोर्सेज हैं या 3 ईयर कोर्सेज हैं, उसमें आपके महिलाएं कितनी शामिल है। क्योंकि मेरा एक और मानना भी है कि अगर आप लॉ स्कूल में जाएं तो लॉ स्कूल्स में क्लासेस ऑलमोस्ट इवनली बैलेंस्ड रहती है और कभी कभी लड़कियां ज्यादा रहती हैं लड़कों से, पर उतनी लड़कियां फिर जाके प्रैक्टिस नहीं करती। वो और प्रोफेशंस में चली जाती हैं। सो इसको अगर आपने एक परिप्रेक्ष्य में देखना है तो ये डेटा बहुत जरूरी है कि पिछले 5 साल में या 10 साल में लॉ स्कूल्स में आपके कितनी गर्ल्स ने एनरोल हुई, कितनी उसमें से पास आउट हुई, कितनों ने बार ज्वाइन की। जब तक आपके पास ये डेटा नहीं आएगा तो आप इसको एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज ये है, जहां तक 33% आरक्षण का सवाल है, अब तो कानून बन गया है, वो तो लागू होगा ही। तो जब वो लागू होगा तो ये संख्या है वो बढ़ेगी, पर उसके साथ साथ ये भी एक विडंबना जरूर आएगी कि अगर कोई महिला है, उसने एक रिजर्व सीट को रिप्रेजेंट किया है, उसने 5 साल वहां काम किया है, अगली बारी वो सीट अनरिजर्व हो जाती है तो वो कहेगी कि भाई ये सीट मेरे को दी जानी चाहिए, मैंने 5 साल काम किया, इररिस्पेक्टिव। तो हर कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, कि इस तरह की क्रियान्वयन में
इस तरह की टीदिंग प्रॉब्लम जरूर आएंगी, पर मेरा यह मानना है कि अगर और महिलाएं रहेंगी पार्लियामेंट में, संसद में और आपके संसदीय प्रणाली में, आपकी विधानसभाओं में, इससे जो ये मुल्क है इसका लोकतंत्र और सशक्त होगा। I wanted to ask you about how was your visit as a part of the Operation Sindoor, and you visited Egypt, Africa, Ethiopia, and you spread the message of India throughout in different countries. So how was it, sir? Well, Fazal, the important thing to understand is that the roots of the current cross-border terrorism actually go back 45 years ago. It goes back when India had to intervene in East Pakistan to stop the atrocities and the genocide being perpetrated by the West Pakistani army on the people of East Pakistan. Commencing on the 25th of March 1971, under the acronym of Operation Searchlight, a purge was carried out by the East Pakistani army, whereby intellectuals, student leaders, people who belong to influential sections of society, political leaders, political workers were systematically targeted and exterminated. This led to a wave of displaced people in millions coming across the border to seek shelter in India. As a consequence of that, Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi, had to ask the Indian army to intervene. And we intervened to stop that genocide. It led to the creation of Bangladesh. But then it also split Pakistan into two. And that is the humiliation which Pakistan has been belaboring under, especially its deep state, its military, and the ISI combined, which has spawned this network of semi-state actors. And it all goes back to a conference which was held in Multan, convened by Zulfikar Ali Bhutto, who had taken over from General Yahya Khan, after the defeat of Pakistan and the surrender of 91,000 of their soldiers and officers. And eventually that conference in Multan took two decisions: that Pakistan will metaphorically eat grass, but it will get nuclear weapons. And number two, it will bleed India with 1,000 cuts. And starting from 1971, it took about 8 or 9 years for the Pakistanis to get their act together. In the meantime, Zulfikar Ali Bhutto was deposed. He was decapitated. He was hanged. Around that time, you had the Soviet invasion of Afghanistan. You also had the siege of of Mecca in Saudi Arabia by extremists from within that particular country. So that was a very tumultuous decade, and it gave Pakistan the space to then, by 1980, launch this proxy war. Punjab became the first frontier, got upscaled to Kashmir in 1990, then to the rest of the country. So this story had not been told holistically to people around the world, that this is not a one-off thing. This is a systematic attempt to undermine the unity, integrity, and sovereignty of India. And so therefore, to that extent, I think within the space of competing world events, you have the Europeans busy with Russia, Ukraine, the greater Middle East. It is Gaza which is resonating, and that's the case in Africa too. And now, of course, you've had the US bomb Iran. So with all this happening around the world, the bandwidth is very limited. But within that, we try to tell the story to the world. So, coming to the last question. So you have been, as I said, you have been the part of the courtrooms. You are a member of the parliament. सर एक ये सवाल आता है कि दोनों रोल्स, एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिसी मेकर और एज अ पॉलिटिशियन, इज अ वेरी डिमांडिंग. तो सर उसमें आप बैलेंस कैसे रख सकते हैं? लाइक यू गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, और ये दो प्रोफेशंस को भी साथ में लेके नहीं, ये समन्वय बहुत मुश्किल है, और इसके लिए इनवेरिएबली आपकी प्रैक्टिस सफर करती है. देखिए, अगर आप राज्यसभा में हैं तो आपके कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेशर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमांड्स नहीं है, तो आप अपनी वकालत कर सकते हैं. जब संसद मिलती है तो संसद में आपका योगदान डाल सकते हैं. पर अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. और इसीलिए
फिर आपकी प्रैक्टिस सफर करनी शुरू करते तो ये समन्वय बना पाना थ्योरेटिकली तो ठीक लगता है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और किसी न किसी टाइम पे ये आपको फैसला करना पड़ता है कि आपको क्या चीज ज्यादा अनिवार्य है। और अगर आप किस लोकसभा के सदस्य हैं, 5 साल के लिए आप चुने गए हैं, तो वो 5 साल तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। और अगर 5 साल आप बिल्कुल प्रोफेशन से बाहर हो गए तो फिर वापस आने में बहुत तकलीफ भी होती है। सो इट्स अ वेरी टफ चॉइस। और इसीलिए मैं निरंतर और लगातार जो हमारे नौजवान वकील साथी हैं उनसे यही कहता हूं कि पहले 20 साल अपनी जिंदगी के कानून की पढ़ाई करने के बाद, LLB LLM करने के बाद अपने प्रोफेशन में लगाइए, उसके बाद सियासत के बारे में सोचिए। नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन सर, एज अ लॉयर और एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है ज्यादा एथिकली चैलेंजिंग जॉब कौन सा है? इज इट अ जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन और अ जॉब ऑफ अ लॉयर हु इज प्रैक्टिसिंग कोर्ट? देखिए, एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही आपने गहरा सवाल पूछा है। हमारे यहाँ पे एथिक्स पे बहस होती ही नहीं, और ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आप लॉ स्कूल में भी देख लो कि जो एथिक्स का सब्जेक्ट है, इट इज लास्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी। और कोई भी समाज जिसमें एथिक्स ना हो, वो समाज का की संरचना हो ही नहीं सकती। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी संस्थाओं में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, और चाहे हमारे समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हों, उसमें एथिक्स के ऊपर जिस किस्म का ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। और मेरा ये मानना है कि नर्सरी से लेके +2 तक 14 साल अगर एक क्लास जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा फोकस और प्रायोरिटी देने की जरूरत है, वो एथिक्स है। और वो हमारे प्रणाली में, हमारे सिस्टम में बहुत दशकों से नहीं हो रहा। Okay. So thank you sir for giving us the interview. Thank you very much. Yes, sir. Thank you. Do subscribe, like, and share this channel. Frankly with Fazal would enrich you, benefit you, and would actually widen your mental and intellectual horizons. Thank you sir.